हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय। पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे जिसके बारे में। पार्ट ए में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यायाधीश के पद की योग्यताएं, न्यायाधीशों की पदावधि, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, नियुक्ति उनकी, कॉलेजियम व्यवस्था क्या है और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और संघीय न्यायपालिका से संबंधित भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसके बारे में जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या क्या कार्यकाल होता है इसके बारे में हम जानेंगे। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। संघ स्तर पर उच्चतम न्यायालय और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर है और सेंट्रल लेवल पर आपका सुप्रीम कोर्ट है। न्यायाधीश पद की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो यही योग्यता होनी चाहिए कि भारत का वे नागरिक हो और किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कम से कम उसने 10 वर्ष तक वकालत की हो और राष्ट्रपति की राय में विधि का ज्ञाता हो। अगर ये सभी योग्यताएं किसी व्यक्ति के पास हैं तो वह भारत का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखता है। अब देखते हैं न्यायाधीशों की पदावधि। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं या न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र भी दे सकता है अथवा संसद की सिफारिश पर उसे हटाया भी जा सकता है। शपथ, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है न्यायाधीश को। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या क्या है, कैसी है। अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय में अन्य न्यायाधीश और न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से करेंगे नियुक्ति। भारत में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे जिन्हें भी आवश्यक समझता हो। विवाद ये उठा कि क्या राष्ट्रपति अकेले न्यायमूर्ति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इस विवाद की समाप्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा 1998 जुलाई में एक संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय भेजा गया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करेंगे और ऐसे परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देंगे। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है देखते हैं। न्यायपालिका के शीर्ष पदों यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति व स्थानांतरण का निर्धारण करने वाला एक फोरम है जिसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। ये प्रक्रिया 1998 से लागू है। सबसे पहले देखते हैं उच्च न्यायालय के लिए कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। किसी भी राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम से सलाह मशवरे के बाद प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजते हैं और फिर देश के मुख्य न्यायाधीश के पास ये प्रस्ताव जाता है। बाद में इसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास विचार और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। नियुक्ति में लगने वाला औसत समय 6 महीने का होता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए न्याय कॉलेजियम व्यवस्था क्या है।
मुख्य न्यायाधीश सहित 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बना ये कॉलेजियम किसी जज की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। यह सिफारिश विचार और स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती है और इस नियुक्ति प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय 1 महीने का होता है। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 127 में किया गया है, जिसके अनुसार स्थायी न्यायाधीशों के अभाव या कार्य अधिक हो जाने के कारण मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। कॉलेजियम से जजों का सही चुनाव नहीं, ये गांगुली ने बोला। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस A.K. गांगुली ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति पर सवाल उठाया और कहा कि कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका कारगर नहीं है। इससे हमेशा सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाता है। गौरतलब यही है कि न्यायाधीश K.L. मंजूनाथ की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से की गई सिफारिशों को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कॉलेजियम पद्धति गोपनीयता की वजह से न्याय व्यवस्था की छवि धूमिल हो रही है, इसे जनता के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश R.M. लोढ़ा ने कॉलेजियम पद्धति का जोरदार बचाव किया था, जब जस्टिस गांगुली ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले न्यायिक नियुक्ति आयोग में कौन कौन शामिल होंगे, इसका निर्धारण संविधान के मुताबिक किया जाना चाहिए। आयोग में अनिवार्य रूप से ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो निर्भीक हो और जिनके लिए ईमानदारी सबसे बढ़कर हो। ऐसे व्यक्ति को आयोग में शामिल करना चाहिए। अब हम देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है और किस प्रकार होती है। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में वे कार्य करता है। तदर्थ न्यायाधीश यदि उस पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त ना हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। उसकी 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक है, इनमें से जो भी पहले हो। लेकिन इससे पूर्व भी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद त्याग कर सकता है या असमर्थता या कदाचार के आरोप में संसद के दोनों सदनों में उसके विरुद्ध 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने से राष्ट्रपति के आदेश से उसे हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग, किस प्रकार न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा सकते हैं, जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में आता है, जिसमें प्रस्ताव पर 100 सांसदों यानी कि लोकसभा और 50 सांसदों राज्यसभा के हस्ताक्षर सहित लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाएगा, जिसे स्वीकार या अस्वीकार भी किया जा सकता है। अगर स्वीकार किया जाएगा तो एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक सदस्य
मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। एक सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या एक सदस्य विधिवेत्ता होगा। समिति जांच के बाद अगर न्यायाधीश दोषी पाया जाता है या असमर्थता से ग्रस्त होता है तो उस हटाने के प्रस्ताव का सदन अनुमोदन कर सकता है और सदन को अपनी कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है और प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। अब हम देखते हैं संघीय न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 124 जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, यानी कि जब मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उसकी स्थान पर कार्यवाही के रूप में न्यायालय में उपस्थित अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को वरिष्ठता के आधार पर जो भी राष्ट्रपति उचित समझे उसे नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 128 जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता। अनुच्छेद 132 के अनुसार कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनराविलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त करना यानी कि प्रदान करना। और अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्ति। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल व न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहाँ कंप्लीट हुई। हमारा पार्ट ए संघीय न्यायपालिका का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको जो भी हमारी वीडियो आगे डाली जाएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले और आप जल्द से जल्द उसको देख पाएं। थैंक यू।